सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है फिर से एक बार थोड़े से नीचे गिर गए, अराउंड $77 पर बैरल। Geopolitical tensions are still very much high. The possibility of a bigger war is still there. But I think in between the seesaw battle of the news will continue, और उसी के चक्कर में ये जो वोलेटिलिटी है ऑयल प्राइसेस में इट कैन कंटिन्यू। बट अगर एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है वॉर में, तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल हैव अ वेरी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस। वी शुड जस्ट होप दैट कि वो एस्केलेशन बहुत ज्यादा ना हो वहां पे। बाकी यूएस की 10 ईयर जिससे यील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यील्ड इज अबव 4% नाउ फॉर सम टाइम। 4.1% पे ये नंबर आ चुका है। जो एग्रेशन रेट कट में पहले एक्सपेक्टेड था, वो उतना ज्यादा एग्रेशन होगा नहीं होगा, इसके डिबेट फिर से चल रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बिकॉज कुछ नंबर्स जो है स्पेसिफिकली कंज्यूमर स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस में जो आ रहे हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव। सो उस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। फ्राइडे को डाउ जोन्स ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच किया, 400 पॉइंट से वो ऊपर गया। S&P 500 भी ऑल टाइम हाई लेवल पे फर्स्ट टाइम गया था। Nasdaq इज हार्डली 2% अवे फ्रॉम दी ऑल टाइम हाई लेवल्स। रीजन क्या है? तो बैंकिंग के जो रिजल्ट्स आए, जेपी मॉर्गन या वेल्स फार्गो, तो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं या फिर जो कमेंट्री आई है फ्रॉम द मैनेजमेंट, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। जेपी मॉर्गन वेंट अप बाय 4.4%, Wells Fargo stock went up by 5.6%. So I think majorly what these big US banks are saying that कि consumers are still strong. Yes, spending जो है consumers की वो still very much strong despite economy fears. तो अब ये जब टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ये नंबर पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये जो यील्ड्स ऊपर गए हैं यूएस के 10 ईयर जैसे यील्ड्स, तो आई थिंक दैट इज द रीजन। नॉर्मली whenever the spending mood is very strong, so at that point of time you cannot expect the inflation to go down drastically, which was expected earlier. Recession fears, this that, जॉब मार्केट में अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें जो चल रही थी, ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी कंज्यूमर स्पेंडिंग। बट बैंक्स के जो व्यूज सामने आए हैं उसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है। वेल्स फार्गो और जेपी मॉर्गन के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। जल्द ही सिटी ग्रुप के या बैंक ऑफ अमेरिका के भी नंबर्स सामने आएंगे। आई थिंक उनकी तरफ से भी और ज्यादा हमें क्लैरिटी आ सकती है। वेरी गुड पॉजिटिव मोमेंटम इन स्पेंडिंग इज नॉट गुड न्यूज फॉर इन्फ्लेशन, एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स हैव गॉन अप लिटिल बिट। अब चाइना की तरफ चलते हैं। चाइना का स्टिमुलस पैकेज जो मतलब बात हुई है, जो बोला भी है सितंबर एंड में, वो उसके स्पेसिफिक्स और ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स वांट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइना। ऑलरेडी अच्छा खासा रिएक्शन जो है वो स्टॉक्स मार्केट में मिल चुका है। हमने आउटफ्लोज भी देखे हैं अदर इमर्जिंग मार्केट्स से टुवर्ड्स चाइना, एंड दैट्स व्हाई अदर इमर्जिंग मार्केट्स वेंट डाउन। स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, और चाइना के इक्विटी मार्केट्स वेंट अप। बट ये जो और इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बोला तो है उन्होंने अराउंड $283 बिलियन टू $1.4 ट्रिलियन तक ये पैकेज रहेगा। यानी कि अगर चाइनीज करेंसी के टर्म्स में बात करेंगे, 2 ट्रिलियन युआन से 10 ट्रिलियन युआन तक ये पैकेज रहेगा। बट स्पेसिफिक्स और ज्यादा सामने नहीं आ रहे हैं। दैट्स व्हाई मार्केट्स want more information. I'll not say that they will start acting negatively, but they still want more information from the government authorities कि भाई ये कैसे रहेगा, ये पैकेज कैसे रिवाइव किया जाएगा, और ज्यादा डिटेल में अगर ये सारी चीजें आएंगी तो दैट वुड बी गुड। अदरवाइज डिफ्लेशन, चाइना इज इन डिफ्लेशन। जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे कंसिस्टेंटली, ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर हो चुके हैं। वहां पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है वो निगेटिव टेरिटरी में है। हार्डली थोड़ा बहुत सीपीआई इन्फ्लेशन नजर आ रहा है 0.48% का, दैट टू मेजरली बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल प्राइसेस वेंट अप। अदरवाइज जो मूड है बहुत ही ज्यादा खराब है चाइना में स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिवाइव दैट मूड कि वहां स्पेंडिंग में अच्छी तरीके से फिर से चीजें आए।
तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ गवर्नमेंट के साइड से बड़ा सपोर्ट लगेगा। स्पेसिफिकली जो प्रॉपर्टी मार्केट है दैट इज डूइंग रियली बैडली, और जहां पे 50% ऑफ द वेल्थ ऑफ चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स इज इन रियल एस्टेट। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो व्हेन यू फील दैट कि आपका जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो इरोड हो रहा है प्राइसेस में, तो आई थिंक स्पेंडिंग का मूड बहुत खराब हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स व्हाई दैट स्पेंडिंग रिवाइवल इज रिक्वायर्ड, एंड इसीलिए वो पैकेज आ रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया उसमें फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। $701 बिलियन पे के रिजर्व्स रहे एज ऑफ अक्टूबर 4th। दो मतलब ये रिजर्व्स एक्चुअली $3.71 बिलियन से नीचे गए हैं, बट स्टिल द नंबर इज वेरी स्ट्रांग। $700 बिलियन प्लस का हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है। मतलब हम सिर्फ चाइना से पीछे है इसमें फॉरेक्स रिजर्व्स में। बाकी अगर रुपी के वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, रुपी वर्सेस डॉलर, तो रुपी इज बिलो 84 नाउ पर डॉलर। 84.10 का लोएस्ट लेवल रुपी ने अभी टच किया है। वैसे देखा जाएगा तो अक्टूबर 2022 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, rupee went down to $83 per dollar, and now after almost 2 years ये अब 84 का लेवल क्रॉस हुआ है डॉलर का। सो वैसे देखा जाएगा तो डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट उसके पहले अगर हम देखते हैं 80 टू 83 की जो जर्नी थी वो बहुत ज्यादा फास्ट थी। 83 टू 84 की जो जर्नी है डाउनफॉल की वो इतनी फास्ट नहीं है। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी होगी, वेनेवर रुपी जो नीचे जाता है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अगर यूएस के 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट अराउंड 4.10% एंड इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट अराउंड 6.7%, तो ये जो डिफरेंशियल रहेगा ओवर द लॉन्गर होराइजन, ये जो भी डिफरेंशियल रहेगा उतना डिप्रिसिएशन तो होके ही रहेगा रुपी का, आप कितना भी कुछ भी बोल लो। So that's a simple logic of depreciation. So interest rate differential बोलते हैं लोग, या फिर inflation differential बोलते हैं। So I think it is going to be there. So that's why one should not be surprised. So please don't be surprised कि अगर ये interest rate differential ऐसे ही चलते रहे तो धीरे धीरे 84, 85, 86, 87 ये नेचुरली आता जाएगा डॉलर का और रुपी का इक्वेशन का जो नंबर है। सो आई थिंक टू कीप आवर एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव, या फिर इंपोर्ट्स को भी मतलब थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए ये सी सॉ बैटल्स चलते रहेंगे। आरबीआई विल कीप ऑन प्लेइंग इट्स रोल इन lowering down the volatility of the dollar rupee equation. So I think ये सारी चीजें चलती रहेगी। दिस इज इकोनॉमिक्स। इसमें बहुत बार पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स डाल देते हैं, बट आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंशियल अगर रहेगा इंटरेस्ट रेट में तो वहां डिप्रिसिएशन रहेगा ही रहेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में बात करेंगे। अगस्त के जो नंबर्स आए हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट के वो श्रिंक हुए हैं एक्चुअली बाय 0.10%। इट हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन 22 months। सो आई थिंक मेजर डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन इन माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। सो माइनिंग 4.2% से नीचे गिरा है, प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी 3.7% से नीचे गिरा है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इज डाउन बाय अराउंड 1%। रीजंस क्या है? आई थिंक बहुत ज्यादा जो मतलब बारिश हुई है वो एक रीजन बोला गया है स्पेसिफिकली माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। So nothing alarming as such, but still I think whenever we see some kind of negative numbers तो थोड़ा सा खराब लगता है, but I think ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज द बेस्ट इंडिकेटर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स एंड जो सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है, आई थिंक उस पर हमने सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो एक मूड समझाता है हमें कि कैसे क्या चीजें आने वाले समय में होने वाली है। अब नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज अप बाय 18.3% सिंस April 1 to 10th of October FY25 के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं। सो द नंबर इज एट 11.3 लाख करोड़। दिस इज क्वाइट बिग। लास्ट ईयर सेम पीरियड में ये नंबर था 9.51 लाख करोड़ रुपीज।
सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो पर्सनल इनकम टैक्स में हुई है। सो पर्सनल इनकम टैक्स के जो नंबर्स है, 5.98 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन रहा पर्सनल इनकम टैक्स का लास्ट ईयर सेम पीरियड में। दिस नंबर वाज 4.88 लाख करोड़ रुपीस। सो 22.54% की ग्रोथ या इंक्रीज यहां पे रही है। कंपेयर टू दैट कॉर्पोरेशन टैक्स was reported at 4.95 lakh crore rupees and the increase is hardly 11.2%। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ हो रही है, तो वहां पे द एक्सपेक्टेशंस आर क्वाइट लॉजिकल एंड रीजनेबल कि वहां कुछ कट्स इनकम टैक्स में, स्लैब्स में, या इनकम टैक्सेस में, रेट्स में कट्स होने चाहिए, एंड दैट विल हैव अ बिग बूस्ट ऑन द कंजम्पशन ऑल्सो। सो होपफुली जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्सेस कम किए गए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया, तो आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट कैन हैपन इन पर्सनल इनकम टैक्स ऑल्सो। सो होपफुली इन नेक्स्ट बजट गवर्नमेंट विल कंसिडर अबाउट डिक्रीजिंग द इनकम टैक्स रेट्स ऑल्सो। ऐसे हम आशा तो हम डेफिनेटली कर ही सकते हैं। सो डायरेक्ट टैक्सेस में पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स ही यहाँ पे आते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की अगर हम बात करते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, has gone up to 30,630 crore rupees in the same period compared to last year's 16,373 crore rupees. So I think thanks to the changes in the tax rates and increased stock market trading, which is negative for the investors but positive for the government and brokers, तो यहां पे ये नंबर बढ़ा है। सो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन बिफोर रिफंड्स की अगर हम बात करते हैं, दैट नंबर इज एट 13.57 लाख करोड़ रुपीज, which is representing a rise of 22.30% compared to the previous financial year same period की अगर हम बात करते हैं। So definitely tax collections are quite high। So वहां पे कुछ बेनिफिट्स शायद जल्द ही गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज, स्टॉक मार्केट न्यूज, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। पहले स्टॉक मार्केट ओवरऑल बात करते हैं। सो देयर आर सम की फैक्टर्स व्हिच विल ड्राइव इक्विटी मार्केट मोमेंटम दिस वीक। तो बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मेजर कंपनीज आर गोइंग टू डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इनके नंबर्स आने वाले हैं। अगर इन्फ्लेशन के डेटा भी यहाँ पे आएगा, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई नंबर्स आर एक्सपेक्टेड today. So I think they are going to be interesting to watch. The focus is going to be on the geopolitical tensions also, which is affecting the crude oil prices, and obviously which will have an impact on the interest rates also. बड़े कुछ IPOs भी आने वाले हैं, जिसमें Hyundai मोटर्स का IPO आने वाला है 15 to 17 अक्टूबर के बीच में। तो इस IPO पे भी नजर रखनी होगी, बिकॉज काफी बड़ी ये कंपनी रहेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 30,000 करोड़ रुपीस का ये IPO का साइज रहने वाला है। अदर मार्केट्स में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी आने वाला है, चाइना का जीडीपी नंबर आने वाला है, यूएस के रिटेल सेल्स के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो डेफिनेटली दे विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स। अब स्टॉक स्पेसिफिक में डीमार्ट के बारे में बात करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की जो नेट प्रॉफिट है वो 5.77% से बढ़े है। रेवेन्यू इज अप बाय 14.41%। द नंबर इज एट 14,444 करोड़ रुपीज। नंबर्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, बट एबिटा नंबर हैज गॉन अप बाय 29.3% टू 1,093 करोड़ रुपीज, अब फ्रॉम 846 करोड़ रुपीज ईयर ऑन ईयर। मार्जिन एक्सपांशन यहां पे अच्छा हुआ है, फ्रॉम 6.7% लास्ट ईयर टू 7.6%। H1 FY25 में लाइक फॉर लाइक रेवेन्यू ग्रोथ फॉर स्टोर्स which are 2 years and older was at 7.4%। Q2 FY24 में Q2 FY25 में लाइक फॉर लाइक रेवेन्यू ग्रोथ फॉर द सेम कोहर्ट was 5.5%। DMart Ready online grocery format contributed significantly with a 21.8% growth in H1 FY25, though contribution overall to the total sales is not that high। सीईओ ने बोला है कि ये जो रेडी मतलब जो लार्ज ऑनलाइन ग्रोसरी फॉर्मेट्स जो है वो डेफिनेटली दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल बिजनेस, स्पेसिफिकली ब्लिंकिट, इंस्टा, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये BB Daily and all those things. I think they are having an impact on the overall business. So growth के numbers will be in check, and that's why expensive pricing
टू द स्टॉक्स, टू द स्टॉक, या फिर वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव, वो सस्टेन ज्यादा नहीं कर सकता ये नंबर्स के साथ। ये भी हमने यहाँ पे समझना चाहिए। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर्स आर आउटशाइनिंग एलआईसी इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो एलआईसी का जो ग्रोथ रहा, या फिर ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोथ रहा, वो 14% का रहा इन द मंथ ऑफ सितंबर। प्राइवेट इंश्योरेंस हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड एलआईसी बाय ऑलमोस्ट 4%। प्राइवेट इंश्योरेंस की ग्रोथ जो रही न्यू पॉलिसी प्रीमियम कलेक्शन में, वो 16% की थी, एलआईसी की 12% थी। अगर लिस्टेड प्राइवेट प्लेयर्स की बात करेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट है, एपी जिसे कहा जाता है, उसकी ग्रोथ 34% की रही। मैक्स लाइफ की 37% की रही। एचडीएफसी लाइफ की 22% की ग्रोथ रही। एसबीआई लाइफ का परफॉर्मेंस वाज फ्लैट कंपेयर्ड टू दैट। आई थिंक एलआईसी वेंट LIC न्यू प्रीमियम कलेक्शंस वेंट अप ओनली 12%। सो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेन है प्राइवेट प्लेयर्स को कंपेयर टू LIC इज कंटिन्यूइंग, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। नए जो रूल्स आए हैं, स्पेसिफिकली टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू इंक्रीज, lowering down on the commissions, I think they are going to have an impact on the overall business growth. There's no doubt about that. जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन ऑफ 6.53% इन ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो दो जो मेजर प्लेयर्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उन्होंने मॉडेस्ट ग्रोथ ली 3.6% की। न्यू इंडिया इंश्योरेंस सॉ 8.86% ग्रोथ इन सितंबर। सो आई थिंक देयर आर सम पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज अ लिस्टेड कंपनी, सॉ अ स्ट्रॉन्ग सितंबर ग्रोथ of 18.41% and quarterly growth of 17%. अब नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में बात करेंगे, जस्ट डायल। Q2 के रिजल्ट्स आए, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 times बढ़ाए टू 154 crore rupees। तो कॉस्ट कंट्रोल वाज द मेजर रीजन फॉर ग्रोथ। अदरवाइज रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 284 crore rupees की कंपेयर टू लास्ट ईयर्स 260 crore, तो वहां पे मॉडेस्ट ग्रोथ है। बट एक्सपेंसेस काफी डिक्रीज किए, फ्रॉम 226 crore rupees टू 216 crore rupees, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कंट्रोल करके यहाँ पे प्रॉफिट्स ज्यादा बढ़ाए गए, रादर देन, मतलब दोनों की ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होने की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आई है। अब ओबेरॉय रियल्टी के बारे में बात करेंगे। ओबेरॉय रियल्टीज बोर्ड अप्रूव्स प्रपोजल टू रेज अप टू 6,000 crore rupees। सो 6,000 करोड़ रुपए रेज करने वाला है ओबेरॉय रियल्टी। सो गंगा जबरदस्त तरीके से बह रही है, तो जिसमें अच्छी तरीके से पार्टिसिपेशन अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इज हैपनिंग। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर अदर परमिसेबल मोड्स या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये पैसा रेज किया जाने वाला है। अभी अगस्त महीने में ओबेरॉय रियल्टी ने निर्मल लाइफस्टाइल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सो ये जो निर्मल लाइफस्टाइल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट होल्ड्स डेवलपमेंटल राइट्स ऑफ 20,262 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड ऑन एलबीएस रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई। और जो ओबेरॉय रियल्टी के एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है इटर्निया, उसके बाजू में है, तो उसके लिए द एक्विजिशन इंक्लूड्स पेइंग क्रेडिटर्स 273 crore rupees and covering corporate insolvency resolution process costs also. So definitely I think मुंबई का काफी इंटरेस्टिंग एरिया है ये, डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से हो रही है। तो वहां पे ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट है, और उसके बाजू में इतना बड़ा लैंड पार्सल इनके पास अवेलेबल है डेवलपमेंट के लिए, राइट्स उनके पास मिले हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स व्हाई दे नीड मनी फॉर दैट, तो जिसके ये पैसा उस चीज के लिए यूज हो सकता है। नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अभी हार्डली 8-10 दिन हुए हैं ट्रेडिंग डेज, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव टेकन आउट 58,711 crore rupees। सो मेजर रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये भी रहा, चाइना में जो स्टिमुलस आ रहा है वो भी एक रीजन है कि इमर्जिंग मार्केट में चाइना की तरफ थोड़े से फ्लोज बढ़े हैं। सो अच्छा खासा पैसा निकाला गया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सितंबर में पूरे महीने में जो इन्वेस्टमेंट आई थी, दैट वाज अराउंड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 57,724 crore rupees। तो जो ऑलमोस्ट उतना ही पैसा 8-10 दिन में ही FIIs निकाल चुके हैं।
सो आई थिंक इट विल, मतलब ये इस टाइप के इनफ्लोज आउटफ्लोज विल कंटिन्यू, बट ओवरऑल फॉर दिस ईयर एफपीआईज हैव इन्वेस्टेड 41,899 crore rupees in equities and around 1.09 lakh crore rupees in the in debt market. तो वो flows I think will continue. रिजल्ट सीजन इज देयर, थोड़ा मतलब बहुत ऐसे फायरवर्क्स नहीं होने वाले हैं इस सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स में, बट स्टिल आई थिंक फेस्टिव सीजन इज देयर और कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आई थिंक दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स also. Hyundai India, now next news is about Hyundai. Hyundai India plans 32,000 crore rupees expansion and aims 1.1 million units by 2028. So अभी around 8.24 lakh units वो sell करते हैं, and now they want to increase it to 1.1 million units by 2028. और इसी के लिए 32,000 करोड़ रुपए का एक्सपांशन प्लान Hyundai इज हैविंग, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए वो अपने तमिलनाडु के प्लांट में, चेन्नई प्लांट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और 6,000 करोड़ रुपए पुणे के प्लांट में वहां पे इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो अच्छा खासा ये जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये स्टॉक मार्केट से ही है, मतलब आईपीओ लाके ये पैसा रेज किया जाएगा। और जो वैल्यूएशन वैल्यू अनलॉकिंग है वो इंडियन मार्केट्स में होने वाली है। ऑलरेडी हमने देखा है कि जैसे मारुति सुजुकी है, तो उनके सुजुकी ये जो मेन उनका जो पेरेंट कंपनी है सुजुकी, उससे 2 times ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में मारुति सुजुकी का है। आई थिंक इन ओवर द लॉन्गर होराइजन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इवन ह्यूंडई इंडिया जब लिस्ट होगा तो उसका भी आने वाले समय में जो वैल्यूएशन होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, वो उसके पेरेंट कंपनी से ज्यादा होगा। सो वी विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। Now the news, next news is about HAL. HAL upgraded to Maharatna status and it becomes 14th PSU to join the elite group. So Department of Public Enterprises ने ये announcement की है on October 12th. So the upgrade was approved by Finance Minister Nirmala Sitharaman ji following recommendations from 2 high-level committees, the Inter-Ministerial Committee and the Apex Committee. So यहाँ HAL की अगर हम थोड़ा सा operations की बात करते हैं तो HAL operates under Department of Defense Production and reported an annual turnover of 28,162 crore rupees and a net profit of 7,595 crore rupees for the financial year FY24. With this upgrade, HAL becomes 14th Maharatna CPSE in enhancing its operational autonomy and financial powers. So definitely, I think government की साइड से थोड़ा सा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है कंपनी को, एंड फाइनेंशियल पावर्स भी और ज्यादा मिल जाते हैं। पैसा रेज करना ये भी थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता है कंपनी के लिए। लास्ट कंपनी जो महारत्न बनी थी वो थी ऑयल इंडिया। अब बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे। बंधन बैंक के जो शेयर्स है वो 12% से ऊपर गए हैं। मेजर रीजन की ओवरहैंग्स जो है वो रिजॉल्व हुए हैं। So bank announced an additional payment of 314 crore rupees from NCGTC, which is National Credit Guarantee Trustee Company, alongside the previous 916 crore rupees paid in the first tranche last year. So ये जो भी कमिटमेंट्स थे वो कंपनी की तरफ से हो गए हैं कंप्लीट, प्लस नए पीएसयू बैंकर को एज एन एमडी एंड सीईओ भी मतलब यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, मिस्टर पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी। तो ये आईओबी के हेड थे पहले। So after RBL Bank, now Bandhan Bank also followed the process, followed this particular theme, which is appointing a PSU banker as an MD and CEO. So I think in between हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा allocation towards small and medium micro enterprises या फिर micro loans and all those things. So I think it affected the overall asset quality of the bank, but bank is consistently trying to improve that. एंड वही लग रहा है अभी कि आई थिंक बैंक इज बैक ऑन द ग्रोथ पाथ रादर देन कि जो पहले का मेस है उसको क्लियर करने से ज्यादा अब नाउ बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान दिया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स हैव रिवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक लास्ट वीक। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।